जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है। बहुत बहुत प्रणाम आपका सुनीता जी। नमस्कार निवेदिता, प्रणाम आपको भी। बहुत प्रणाम। और श्रोताओं में हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ 5 लोग नजर आ रहे हैं मुझे। सरोज कौशिक जी आपका बहुत प्रणाम, मधु खरे जी बहुत प्रणाम आपका। और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुनीता कृष्णन जी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं अनुकुंज ग्रुप में भी गई थी और मैं यही बात बता रही थी कि बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जो कि बहुत समस्याओं पर विचार करते रहते हैं, सोचते हैं समस्याओं के बारे में, समाज की गंदगी के बारे में सोचते हैं, बहुत समय लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बातचीत करते हैं और लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज की गंदगी को हाथ डाल करके साफ करते हैं। ऐसे कुछ लोगों में हमारे सामने उपस्थित है सुनीता कृष्णन जी, जिन्होंने, आज हम इनसे जब बात करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना कुछ इस समाज की गंदगी को साफ करने के लिए काम किया और हम इनको सैल्यूट करते हैं। आज प्रोग्राम से पहले भी, बाद में भी और बीच में भी सैल्यूट करेंगे इनको। इनका एक छोटा सा परिचय है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये कार्यक्रम बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ करके जाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सरोज शर्मा जी बहुत प्रणाम, अनिल श्रीवास्तव जी बहुत प्रणाम, अंजू कपूर गांधी जी प्रणाम आपको, पूनम शर्मा जी प्रणाम आपको। छोटा सा परिचय है डॉक्टर सुनीता कृष्णन जी का, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनीता कृष्णन जी व्यावसायिक यौन शोषण का मुकाबला करने वाली एशिया की सबसे बड़ी संस्था प्रज्वला की संस्थापिका हैं। 1996 में अपनी स्थापना के बाद से उन्होंने 12 देशों में 25,000 से अधिक युवा लड़कियों और महिलाओं के बचाव में सहायता की है। चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से ये सम्मानित थे और न्यूज़वीक द्वारा 150 फियरलेस वुमेन इन द वर्ल्ड इसके रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई है। इन्होंने यौन तस्करी और यौन अपराध से मुक्त दुनिया की कल्पना की और तस्करों का सामना करने, उत्तरजीवियों का समर्थन करने और विकास करने के लिए अपने दृष्टिकोण को मजबूत किया। अंतर पीढ़ी शोषण के चक्र को बाधित करने के लिए रोकथाम के अनेक अभिनव मॉडल स्थापित किए। पहली बार सेक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ पहली बार उत्तरजीविता नेतृत्व अभियान सुरक्षा का नेतृत्व किया, जो सीधे 1 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचा और रियल मैन डोंट बाय सेक्स के नारे के साथ #Men Against Demand अभियान शुरू किया, जो दुनिया भर में 1.8 बिलियन लोगों तक पहुंच गया है। 2015 में सुनीता जी ने #Shame the Rapist अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के ऑनलाइन वीडियो को ब्लॉक करने के लिए एक समिति बनाई और गृह मंत्रालय ने हिंसक यौन उत्पीड़न ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए पहला साइबर अपराध पोर्टल स्थापित किया।
फेसबुक, गूगल, याहू और अन्य बिचौलियों के खिलाफ जनहित याचिका ने सोशल मीडिया पर यौन हिंसा के प्रसार को रोकने के लिए भारत में पहला बड़ा नियामक सुधार किया। बाकी मैं चाहती हूँ कि इनके मुख से ही सुना जाए, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इनको फर्स्ट टाइम मैंने टेड टॉक में सुना, और जब मैंने इनको सुना मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी, क्योंकि वो जो बोल रही थी वो सिर्फ कोई लेक्चर नहीं दे रही थी, वो अपने जीवन की जो सच्चाइयों को बता रही थी, वो बहुत सारे जीवन की सच्चाइयों को बता रही थी। और जब आप सच सुनते हैं तो एक अलग तरीके का रोमांच होता है। तो सुनीता कृष्णन जी, वी आर वेलकमिंग यू, और आपका पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो और मच। आपसे हम पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि हम जानना चाहते हैं कि आपने इस मिशन को कैसे स्टार्ट किया एंड आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली। निवेदिता, पहले तो मैं आपने एक लफ्ज यूज किया, मानव तस्करी। मैं उसको करेक्शन करना चाहूंगी कि मैं मानव तस्करी पे नहीं काम करती हूँ, मानव दुर्व्यापार के खिलाफ काम करती हूँ। मानव तस्करी यानी ह्यूमन स्मगलिंग। ओके, मैं ह्यूमन स्मगलिंग के खिलाफ नहीं काम करती हूँ, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करती हूँ, जो मानव दुर्व्यापार है। जो दुनिया के 3 सबसे बड़े संगठित गिरोह में चलने वाले अपराधों में दूसरा स्थान पाता है। यानी 3 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं दुनिया में, जिसे बहुत हाई लेवल में किया जाता है: आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग दूसरे स्थान पर है। ये एक संगठित गिरोह में यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसके अलावा ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल एंटरप्राइज है। यानी सबसे बड़ा दुर्व्यापार जिसे हम कहते हैं ना, मानव दुर्व्यापार इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक करेक्शन नहीं के नहीं, साथ शुरू कर रही नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, हम क्योंकि लोगों को नहीं पता ये सब, इसीलिए क्योंकि इसीलिए तो आप आप हैं हमारे बीच। क्योंकि आप जब हमको ऐसे न्योता देती हैं तो हमें एक चांस मिलता है कि जो बताने के लिए सबको कि क्या है, व्हाट आर द बिल्कुल। राइट वर्ड्स एंड व्हाट आर द राइट वे टू लुक एट इट। आपने सवाल पूछा कि कहाँ से मेरी शुरुआत हुई। शुरुआत शायद एक अच्छी घटना से नहीं हुई थी। या एक एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। अ, ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कहूँगी, लेकिन अ, इस दिशा में बढ़ने की शुरुआत। उससे पहले भी मैं समाज सेवा में ही जुड़ी हुई थी। मैंने शायद 12 साल की उम्र में पहला अपना स्कूल शुरू किया था स्लम के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 8 साल की उम्र में मैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को डांस सिखाती थी। तो समाज सेवा की तरफ तो मेरा पहले से ही मैं निकल पड़ी थी। लेकिन 15 साल की उम्र में अ एक ऐसी ऐसी एक घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर हम विक्टिम होते हैं तो समाज हमको किस तरह से देखता है। एक ऐसा एक माहौल हमने सामाजिक रूप से तैयार किया है हम सब ने, जहाँ पर स्पेशली यौन शोषण के से जो शिकार होते हैं, हम लोगों का बर्ताव एक अजीब तरह का रहता है, जहाँ पे हम जो विक्टिम है या जो जिसके साथ हुआ है अपराध, उसको हम अपराधी के भाव से देखना शुरू करते हैं। सबके निगाहों में उसके लिए एक अपराधी भाव होता है कि ये कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये 8 लोगों के साथ कर क्या रही थी। और जो अपराधी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो बड़े खुलेआम चल रहा है। तो उस मेरे ज़िंदगी में वो जो घटना घटी, उस घटना से मेरे सोच में एक दिशा बदली। और जब दिशा बदलती है, और हर ज़िंदगी के साथ होता है, आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे हुए होंगे, और हमारे जो प्रेक्षक हैं, जो सुन रहे हैं, उनके साथ भी कभी-कभी बड़े-बड़े घटनाएँ घटनी है सबकी ज़िंदगियों में, जहाँ पे एक मोड़ आता है कि चॉइस होता है कि आप क्या करोगे आगे, कि दैट क्रॉस रोड, कि या तो हमें इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो करेक्ट। मेरे ज़िंदगी का वो क्रॉस रोड था कि क्या मैंने विक्टिम बन के बैठना है या मैंने सर्वाइव होके आगे बढ़ना है।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने सर्वाइव होना है, और मैंने उसके साथ-साथ एक और डिसीज़न लिया कि अगर मैंने आगे बढ़ना है, तो मेरी ज़िंदगी का हर क्षण, हर पल, हर साँस मैं इस एक मुहिम के लिए लगाऊँ कि कोई भी इंसान, औरत, आदमी, बच्चा, कोई भी यौन शोषण से पीड़ित ना हो। और उस मुहिम के पहले स्टेप में ही मुझे ये समझ आया कि जो मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो इंसान बिक जाते हैं, और वो भी यौन शोषण के लिए यानी वेश्यावृत्ति के लिए, वो शायद सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उनके साथ एक दिन नहीं होता है यौन शोषण। उनके साथ हर दिन 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार होता है वेश्यालयों में। तो वहाँ मेरी 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 ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कोई इंस्पिरेशन है, तो शायद मेरी ज़िंदगी का, शायद ये इंसिडेंट मेरे साथ जो घटा, वो मेरा इंस्पिरेशन है। इट इज़ योर चॉइस ना, कि आप अपने ज़िंदगी में जो होते हैं इंसिडेंट्स, उसको आप कैसे लेते हैं। कि आपके हाथ में वो चॉइस है कि या तो आप उसका कुछ बनाएँ, यानी उस एडversity का एक अपॉर्च्युनिटी बनाएँ, या उस एडversity से मतलब बिल्कुल गिर के खत्म हो जाएँ और अपने आप को खत्म समझें। तो मैंने आई चोज़ टू सर्वाइव। आई चोज़ टू यूज़ माय एडversity एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, और अ, एक धीरे-धीरे मैंने अपने आप को बनाना शुरू किया कि इस मुहिम के लिए मैंने अपने आप को कैसे तैयार करना है, किस तरह की पढ़ाई करनी है, किस तरह के स्किल्स अपनाने हैं, किस तरह की किस तरह की एप्टीट्यूड और किस तरह का ओरिएंटेशन मैंने बनाना है। क्योंकि समाज सेवा एक सोच है, एक अंदर से आई हुई आवाज़ है, लेकिन अगर आप उसको सच्ची में करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये मतलब एक गुडविल से नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो बातें करते हैं, वो बातें करते ही रह जाते हैं। वो इसलिए वहीं पे टिक जाते हैं, क्योंकि अ, उन्हें पता नहीं है कि वो बातों से आगे बढ़ना है, तो आपको स्किल्स का अर्जन करना है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड। आप गुंडों से, माफिया से लड़ने जा रहे हो, मतलब एकदम बेवकूफ़ों के जैसे जाके खड़े नहीं हो सकते हो उनके सामने। आप एक संस्था स्थापित करना चाहते हो, जहाँ पे आज की तारीख में 300 स्टाफ काम कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल एंटरप्राइजेज़ इन द कंट्री, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो उसके लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होने हैं, आपको एक आना है पूरे। तो उसमें मेरे को 4-5 साल लग गए, और 21-22 की उम्र में मैंने संस्था शुरू की। करीबन 30 साल हो रहे हैं अभी काम करते-करते। अ, विकिपीडिया में मैंने पढ़ा था कि जो आपको आपके साथ इंसिडेंट हुआ, तब भी आप कुछ सोशल सर्विस का ही काम कर रही थीं और उसके अगेंस्ट उन लोगों ने आवाज़ मतलब उन लोगों ने इस तरह की हरकत करी, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया कि आप कैसे खड़ी हो रही हैं इन इश्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ हुआ? जी, मैं उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जी। आम तौर पे मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोग उस इंसिडेंट के साथ ही स्टिक हो जाते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टिक नहीं होना चाहती वहाँ पर। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हाँ, इंसिडेंट नहीं हूँ। मैं आज जो हूँ, वो इंसिडेंट नहीं हूँ। मैं आज जो हूँ, बहुत एक इवॉल्व्ड ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है? तो वो इंसिडेंट एक ट्रिगर है, एक सोच, एक दिशा सॉरी बदलने मेरा का। लाइट चली गई थी। सबसे इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि उसके बाद आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी और आपने एमएसडब्ल्यू का कोर्स भी किया और आप इस चीज़ में लग गई और उसके बाद आपने इसकी स्थापना करी। जी, हम एंटी ट्रैफिकिंग के कुछ डेप्थ चीज़ों को जानना चाहते हैं। अगर आप शेयर कर सकती हैं कि क्या डेप्थ रियलिटीज़ हैं एंटी ट्रैफिकिंग की? तो ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग जिसे की। हम कहते हैं, जी। ट्रैफिकिंग जो है दुनिया में 132 कंट्रीज़ में होता है। मतलब इंडिया एक ऐसा कोई एक्सेप्शनल कंट्री नहीं है। इंडिया के अलावा 132 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, मतलब अमेरिका, यूरोप, इस तरह के काफ़ी डेवलप्ड नेशंस में भी ये
बहुत बड़ा समस्या है। डेफ़िनिटली भारत की तरफ हम आते हैं तो जायज़ है कि इतनी बड़ी आबादी है, तो समस्या भी बड़ी हो जाती है, तो नंबर्स के हद तक तो हम लोग बिल्कुल टॉप नंबर में हैं। देश में हम लोग जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं, तो एक हम जो बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक बहुत बड़ा वर्ड है मानव दुर्व्यापार के लिए, यानी अ, इंसानों की खरीदी-बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो खरीदी-बिक्री किन-किन चीज़ों के लिए होती है? अलग-अलग चीज़ों के लिए होती है और खरीदी-बिक्री फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के लिए इंसानों की खरीदी-बिक्री को हम मानव दुर्व्यापार कहते हैं। तो अगर हम शोषण कहते हैं तो किस-किस तरह के शोषण के लिए इंसानों की बिक्री होती है? तो और किस उम्र से इंसानों की बिक्री होती है? तो ये मेरे मेरे अनुभव में 1 दिन का बच्चा भी बिक जाता है। और गोद लेने के नाम पे हज़ारों बच्चे जो बिल्कुल इन्फेंट बच्चे हैं, 1 दिन के बच्चे हैं, 2 दिन के बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे हैं, इनकी बिक्री होती है। तो अडॉप्शन का जो रैकेट है कभी-कभी जहाँ पे बच्चों की बिक्री होती है, और आपको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ से, हमारे देश से स्पेशली दूसरे कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ से बच्चों को लेके जाने के लिए। बहुत सारे लोग अच्छे रीज़न्स के साथ अडॉप्शन के लिए आते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के अंदर दुष्ट विचार भी होते हैं, शोषण के विचार भी होते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रेड करने के लिए, नहीं तो स्पेशली मेंटली रिटार्डेड बच्चों को लेके जाना, जिससे कि वहाँ पर उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिले। इस तरह के अलग-अलग तरह की शोषण के लिए भी बच्चों को खरीदा जाता है। तो वो मतलब स्टार्टिंग ऑफ थिंग है। इसके अलावा बच्चों को और इंसानों को लेबर के लिए बेचा जाता है, बेगरी के लिए बेचा जाता है, सर्कस के लिए बेचा जाता है, डोमेस्टिक वर्क के लिए बेचा जाता है। और लेबर एक्सप्लॉइटेशन में आप देखेंगे तो अलग-अलग तरह के लेबर ट्रैफिकिंग है। ब्रिक क्लिन्स के लिए, माइन्स के लिए, कारपेट इंडस्ट्री के लिए, बैंगल इंडस्ट्री के लिए। पर मैं इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा और सबसे इनह्यूमन फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग मैं मानती हूँ, यौन शोषण के लिए जो ट्रैफिकिंग होता है, वो जिसे हम सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं, वो मतलब सबसे घिनौना और सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ मानव दुर्व्यापार है। तो ये पहले जानना ज़रूरी है आपको कि मानव दुर्व्यापार का नाम यौन शोषण नहीं है। मानव दुर्व्यापार का नाम वेश्यावृत्ति नहीं है। वेश्यावृत्ति के लिए भी इंसानों को बेचा जाता है। इंसानों को और पर्पसेस के लिए भी बेचा जाता है। अब मैं सेक्स ट्रैफिकिंग पे काम करती हूँ, तो मैं उसके आंकड़े ही आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। हालाँकि लेबर एक्सप्लॉइटेशन और दूसरे नंबर्स भी हैं मेरे पास, लेकिन जो मैं अथॉरिटेटिवली बात कर सकती हूँ, वो सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में होगा। तो हमारे देश में करीबन 30 लाख औरतें और बच्चे, लड़कियाँ बिकती हैं वेश्यावृत्ति के लिए, और सबसे छोटी बच्ची जिसे मैंने बचाया है वेश्यालयों से, उसकी उम्र 3 साल की थी। तो इस उम्र से मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे अल एक और तरह से सवाल भी पूछ रही हूँ। आपसे ही नहीं, आपके प्रेक्षकों से जो सुन रहे हैं इस बात को, कि अगर एक 30 साल की बच्ची अगर एक वेश्यालय में खड़ी है, अपने जिस्म को उसका जिस्म बिक रहा है, तो आप ये भी सोचें कि हमारे मर्द, हमारे देश के मर्द जो हैं, 3 साल की बच्ची के साथ भी सेक्स करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो 3 साल की बच्ची से यौन शोषण के लिए मानव दुर्व्यापार होता है। 30 लाख से ज़्यादा बच्चे और लड़कियों का होता है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। यानी जब हम गवर्नमेंट के आंकड़े बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सच के जो आंकड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जो 30 लाख है वो रिपोर्टेड केसेज़ हैं। तो अनरिपोर्टेड केसेज़ का नंबर आप सोचें कि कितना होगा, क्योंकि अ, हार्डली 7% से ज़्यादा बच्चे और औरतें रेस्क्यू नहीं होती हैं। उनको वहाँ से वो मुक्त नहीं किया जाता, यानी हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं, वो ओनली 7% के हैं, जो रेस्क्यू होते हैं
यानी रिपोर्टेड होते हैं या कहीं न कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आते हैं। जो 93% है, जो वहीं पे उन 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 क्या बोलते हैं उन वेश्यालयों में ग्रस्त हैं या वो वहीं पे ट्रैप्ड हैं, उनके बारे में हमें उनके नंबर्स हमको पता भी नहीं। अम, ये एक मौलिक अपराध नहीं है, मतलब एक हाउ डू यू से, इट्स नॉट अ मॉरल क्राइम, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यू नो। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है, हुँ, लेकिन ये नहीं है। मानव दुर्व्यापार हमारे सामाजिक कमजोरियों पर टिकता है, काम हुँ, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है और उस कमजोरियों का फायदा उठाकर इंसानों की बिक्री करता है। वो एक अकेला आदमी नहीं कर रहा है, यानी आप जब कहते हैं गृह हिंसा, यानी डोमेस्टिक वायलेंस, तो एक पति एक पत्नी को मार रहा है, उस तरह हुँ, से नहीं है मानव दुर्व्यापार। मानव हुँ, दुर्व्यापार एक संगठित रूप से चलने वाला अपराध है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हुँ, एक कोई बंदा है गाँव में ढूँढ रहा है या शहरों में ढूँढ रहा है या स्कूलों में ढूँढ रहा है या कॉलेजेस में ढूँढ रहा है या हर कोने पे ढूँढ रहा है कि भई वो कौन-सा इंसान है जो अपने मतलब थोड़ा-सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। किस तरह की कमज़ोरी? आर्थिक कमज़ोरी हो सकती है, इमोशनल कमज़ोरी हो सकती है, स्पिरिचुअल कमज़ोरी हो सकती है। कहीं न कहीं की कमज़ोरी जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि भैया आपकी आर्थिक कमज़ोरी है, आप अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं करा पा रहे हो या आपके घर में खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं, तो एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, तो और 3-3 बेटियाँ हैं, 4-4 बेटियाँ हैं, चलिए आप अपनी 10 साल की बच्ची को दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, फिर आप महीने-महीने का पैसा आ जाएगा। या आप इतने इमोशनली डिप्राइव्ड हो, आप मिडल क्लास से हो, आप बहुत ही अच्छे फैमिली से हो, खाते-पीते घराने के हो, लेकिन आपको बहुत बहुत इमोशनल डेफ़िसिट है। आपको लगता है कि भई हम हमारी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार मोहब्बत करने वाला नहीं, तो प्यार के नाम से कोई आ गया आपको चीट करने के लिए, शादी के नाम से आ गया कोई चीट करने के लिए। तो अलग-अलग के तरह से लोगों को शिकंजे में फँसाया जाता है। वो न काम के नाम पे हो सकता है, फ़िल्म रोल्स के नाम पे हो सकता है, मॉडलिंग के नाम पे हो सकता है, प्यार के नाम से हो सकता है। इस तरह से हज़ारों, लाखों की तादाद में औरतों और बच्चियों को, और ज़्यादातर औरतों और बच्चियों को, लड़कों का भी होता है व्यापार। लड़कों का भी दुर्व्यापार होता है यौन शोषण के लिए, लेकिन लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से कम है। बहुत सारे लड़कों का को ट्रैक किया जाता है हिजड़ों में मिलाने के लिए। ऐसे काफ़ी हुँ, सारे लड़के हैं जिन्हें ज़बरदस्ती जबरन किडनैप करके लेके जाके उन्हें ज़बरदस्ती कास्ट्रेट किया गया है और उन्हें हिजड़ा बना दिया गया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें लड़कों के साथ भी होते हैं, लेकिन अगर आप नंबर्स देखते हैं तो औरतों और बच्चियों के साथ जो होता है वो ज़्यादा है। तो हाँ, ये एक दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ पर इसके पूरे चाल-चलन, तौर-तरीके ही अलग हैं। ये एक अलग तरह का माफ़िया है जो, और ये माफ़िया का जो काम करने का तरीका होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। वो इस तरह से इंसान को ख़त्म करते हैं, जहाँ पे इंसान का शरीर ख़त्म होता है, वो मानसिक रूप से ख़त्म हो जाता है और वो मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल, वो आत्मिक रूप से खत्म, वो मानसिक रूप से खत्म, वो शारीरिक रूप से खत्म। और एक ऐसा एक विडंबना आ जाता है, मतलब ना मतलब बहुत ही आयरॉनिक है, जब हम कहते हैं कि अलग-अलग तरह के यौन शोषण होते हैं। अलग-अलग तरह के मानव दुर्व्यापार होते हैं। जैसे लेबर ट्रैफिकिंग में लेबर एक्सप्लॉइटेशन के लिए लेके जाते हैं। उन सब तरह के दुर्व्यापार में विक्टिम को पता होता है कि हम विक्टिम हैं। और वो अगर आप जब बचाने जाओगे, तो हुँ, विक्टिम बोलेंगे कि भई हमको बचाओ यहाँ से, हमको खाने को नहीं दे रहे हैं, हमको वो नहीं कर रहे हैं, हमको लेके जाओ यहाँ से, यू नो। तो विक्टिम को वो फीलिंग होता है कि हम विक्टिम हैं और हमें हमारा बचाव कोई करे। यहाँ पे हुँ, ऐसा नहीं होता है। यौन शोषण में जो जो होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद लड़की कंप्लीटली हताश हो जाती है और उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि हम यहीं पे टिक जाएँ। अब बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। बाहर ओह! जाएँगे तो हमारे एक तो हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। हुँ, दूसरा हम लोग जो हैं, आप
हम सब यहाँ पे जो सुन रहे हैं, हमारे अंदर जो भावनाएँ ये है कि औरत का जो क्या बोलते हैं मर्यादा है, गौरव है, सब उसकी योनि में टिका हुआ है। तो अगर उसके योनि के साथ कुछ हो गया, तो वो खत्म, उसकी मर्यादा खत्म, उसका उसका गौरव खत्म। तो वो लड़की भी तो हमारे ही समाज से आती है, हमारे ही फैमिली से आती है। तो आप सोचो 3 दिन में तो एक-एक दिन आप 5-5 लोग को भेजते हो किसी के पास, तो 3 दिन में तो 15 लोगों ने आपकी योनि के ऊपर यू नो वायलेशन कर लिया, आपके योनि को हताश कर दिया। अब आपके अंदर क्या फीलिंग आता है कि हम तो खत्म हो गए भई। हम अब वापस जाएँगे भी, तो हमें कोई अपनाने वाला नहीं। हमें कोई अपनाए या ना अपनाए, हम खुद अपने आप को अपनाएँगे नहीं क्योंकि हम अपने आप को ही खत्म मानते हैं। तो इस जो व्यापार में एक बहुत अजीब तरह की विडंबना आ जाती है, जहाँ पे लड़की कुछ दिनों के अंदर ये सोचना शुरू करती है कि हम इसी नरक के का हम यहीं रहेंगे, ये हमारी ज़िंदगी है और ये हमारा डेस्टिनी है, हम बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इस दुर्व्यापार से इंसानों को बाहर निकालना बहुत ही डबली बहुत चैलेंज हो जाता है क्योंकि जब आप अंदर घुसते हो कि वेश्यालय में ये खुद भाग के आपके पास तो कोई आएगा नहीं, आप उन्हें ज़बरन खींच रहे हो। आप उन्हें जबरन निकाल रहे हो उन्हें उस अवस्था से और वो कह रही हैं आपसे कि भई हम तो यहीं रहना चाह रहे हैं, आप क्यों हमें निकाल रहे हो? आप हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और शायद बहुत दिनों तक 6 महीने लग जाते हैं, जहाँ पे वो यही सोचती है कि हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, आप क्यों लेके आए हो हमें यहाँ पे? तो भागने की कोशिश करती है, यहाँ से हटने की कोशिश करती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मानव दुर्व्यापार शायद अलग-अलग तरह के शोषण के लिए एक तरफ हम देखेंगे और यौन शोषण के लिए जो देखेंगे, वो शायद सबसे घिनौना फ़ॉर्म और मैं मानती हूँ किसी बच्ची को, किसी इंसान को उस शोषण से मुक्त करना हम सबका हम सबका मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कनेक्टेड, बिल्कुल। आपने बोला जी एक माफिया है जो कि काफ़ी संगठित रूप में काम करता है। तो जो एक माफिया है जो कि इतने संगठित रूप में काम कर रहा है, कोने-कोने में आपको पता ही नहीं कहाँ पर किसके ऊपर कैसा प्रहार कर रहा है, इमोशनली कर रहा है, आर्थिक कर रहा है। तो ऐसे माफिया की रीढ़ की हड्डी पर आप प्रहार कर रही हैं। तो क्या आप तो बहुत मुसीबत होंगी उन लोगों के लिए और आपके ऊपर भी आपकी जान को खतरा होता होगा ऐसे काम करते हुए। आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी मिलती होंगी। अगर खतरा नहीं होगा तो शायद मैं काम सही नहीं कर रही हूँ। तो करेक्ट, हम लोग सब लोग आप पोएम्स लिखती हैं और आप सब अलग-अलग जो लोग सुन रहे हैं, आप सब अपने-अपने प्रोफ़ेशंस में हो, तो शायद आप अपने-अपने प्रोफ़ेशंस में आप कुछ इंडिकेटर्स लगाते हो ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम कैसे कामयाब हो रहे हैं ये देखने के लिए कि भई हाँ, हम अच्छे राइटर हैं, तो भई हमारी किताबें बिकेंगी, लोग पढ़ेंगे, हमारी रॉयल्टी अच्छी आएगी, बहुत और लोग माँगेंगे हमारी कविताओं को, शायद कवि सम्मेलनों में हमें ज़्यादा बुलाया जाएगा, मतलब जो भी है, कुछ तो हाँ, इंडिकेटर्स होगा ना कि आप अपने आप को कैसे प्रोफ़ेशनली सक्सेसफुल मानेंगे। तो हमारे प्रोफ़ेशनल सक्सेस का कुछ एक इंडिकेटर है कि कितनी बार आपने मार खाया, दिन में कितनी बार धमकियाँ आती हैं, कहाँ-कहाँ पे बर्बाद हुए हैं। तो ये हमारी हमारी दिनचर्या है, ये हमारी इंडिकेटर्स हैं। इट्स पार्ट ऑफ आवर ग्रेट, इट्स अ मतलब वो काम शुरू करने से पहले ही हमने वो मतलब इट्स अ चॉइस ना हम लोगों ने ये माँग के लिया है। तो इसको वो कोई महान चीज़ नहीं है मतलब आर्मी में जब लोग भर्ती होते हैं और देश सेवा के लिए बॉर्डर में जाते हैं वो तो मतलब कफन बाँध के ही चल रहे हैं ना, तो वही है हमारा भी। कोई जी, नथिंग सो ग्रेट अबाउट इट। वो हमारा हुँ, हमने प्रोफेशनली तय किया है कि हम ये मार खाने के लिए तैयार हैं। तो 17 बार अटैक हो चुके हैं मेरे ऊपर, तो ओह! बहुत खुशी से कह के बताना पड़ता है कि बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल हुए लगता है। होंगे। और हर दिन 2-3 गंदी-गंदी गालियों का और अलग-अलग तरह के अम धमकियों के कॉल्स ना आ जाएँ तो शायद नींद भी नहीं आएगी मुझे और हर एक दिन शायद हर हफ्ते या हर महीने मेरा नंबर कहीं-कहीं लोगों को मिल जाता है और वो पोर्न साइट्स में भी डाल देते हैं।
तो वहाँ से भी काफ़ी सारे कॉल आ जाते हैं कि भैया आप तैयार हो, निकलो आप आओ हमारे पास। तो हर तरह की चीज़ें होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। हर बार ऐसे जब होता है तो हमको एक समझ आती है कि हम जिसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं हम सही रास्ते पे, हम सही सही ट्रैक पे बात, चल रहे हैं। बहुत अच्छी। ये प्रज्वला जो आपकी संस्था है, ये एक्चुअली क्या काम करती है? हम लोग जानना चाहते हैं। तो प्रज्वला थोड़ा तो मैंने पढ़ा है। प्रज्वला देश की अ, एकमात्र संस्था है जो मानव दुर्व्यापार के हर कोने से उसे एड्रेस करने की कोशिश करती है। काफ़ी सारी संस्थाएँ हैं जो इस बात काम करती हैं लेकिन ज़्यादातर संस्थाएँ और ज़्यादातर माने लगभग सब एक्सेप्ट फॉर प्रज्वला किसी एक चीज़ पे काम करेंगे या तो ये ऐसे मतलब ना या तो वो रेस्क्यू में काम करेंगे, नहीं तो शायद वो प्रिवेंशन में काम करेंगे, नहीं तो वो कुछ और काम करेंगे। लेकिन प्रज्वला एक ऐसी संस्था है जो सब चीज़ों पे काम करती है। तो हम लोग इस मानव दुर्व्यापार को रोकथाम करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए प्रिवेंशन के बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग ने सबसे पहली शुरुआत हमारी हुई थी उन बच्चों को एजुकेशन देने की जो वेश्यावृत्ति में हैं औरतें, उनके बच्चों को एजुकेशन देके उनके बच्चों को एटलीस्ट इस नरक से बचाने के लिए यानी जिसे हम सेकंड जनरेशन प्रिवेंशन कहते हैं यानी एक पीढ़ी तो चली गई लेकिन एक और पीढ़ी ना जाए क्योंकि इन बच्चों के ऊपर सबसे पहले बड़ों की नज़र पड़ती है। जो बफन कीपर्स होते हैं या भड़वे होते हैं, इनकी सबसे पहली नज़र इन बच्चों के ऊपर पड़ती है। तो इन बच्चों को एजुकेशन देके उस रास्ते से निकाला जाए। तो वो पहला हमारा प्रयोग था, वो बहुत बड़े पैमाने पे हमारा चल रहा है, करीबन 10-12 हज़ार बच्चों को हमने उस सेकंड पीढ़ी से मुक्त किया है। इसके अलावा हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँवों में, शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में जाके लोगों को जागृत करते हैं इस समस्या के बारे में और उन्हें कम्युनिटी विजिलेंट ग्रुप यानी अ, सामुदायिक संस्थाएँ बनाते हैं जो अपने आप तैयार होती हैं अपने कम्युनिटीज़ में अपने कम्युनिटी का बचाव करने के लिए कि इस तरह के लोग जब अंदर आते हैं इसके साथ कैसे आप डील कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारे काम करते हैं, मैं फ़िल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, तो हमने फ़िल्म्स बनाए हैं, फीचर फ़िल्म्स बनाए हैं मैंने। मेरी फीचर फ़िल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, 4 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। ना बंगारू तल्ली है उसका नाम, नेटफ्लिक्स में चल रहा है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप लोग को देखना चाहिए। लेकिन हर तरह की हमने कोशिश की है यानी विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया एक्चुअल कैंपेन सब और सबसे बड़ा हमारा काम रहा है और आदमियों के साथ काम करना। मैन अगेंस्ट डिमांड यानी मैड जो हमारा कैंपेन है आदमियों के साथ, मर्दों के साथ, वो हमारा सबसे पॉपुलर कैंपेन है। इसके प्रिवेंशन के साथ-साथ हम जो बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो पुलिस के साथ जाकर एक्चुअली वेश्यालयों में या यौन शोषण जहाँ हो रहा है, कमर्शियल रूप में, वहाँ जाके हम रेस्क्यू करते हैं और हमारे देश के बच्चों को ही नहीं बहुत सारे देशों के बच्चों को हम बताते हैं। तंज़ानिया, युगांडा, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश अ, मलेशिया इस तरह के अलग-अलग प्रांतों से भी हमारे बच्चों को हम बाहर निकालते हैं। तो रेस्क्यू हमारा मतलब हीरोइक बहुत ही हीरो का काम है लेकिन मैं मानती हूँ वो सबसे छोटा काम है। बहुत ही सिंपल और सीधा-साधा काम है। उसके लिए थोड़ा-सा क्रिमिनल का माइंड समझने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा-सा क्रिमिनल बनना ज़रूरी है, लेकिन उसमें कोई विशेष काम नहीं है। लेकिन विशेष काम जो हम करते हैं वो है पुनरावास यानी रिहैबिलिटेशन जो बहुत ही टेढ़ा है, बहुत ही टेढ़ा है। रेस्क्यू जितना आसान है उतना ही कठिन है पुनरावास क्योंकि सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं एक इंसान को उस यातना की यात्रा से जो इंसान होके आया है, उसे उस यात्रा से बाहर निकालना, उसको उसके उसके ऊपर एक विश्वास दिलाना, समाज के ऊपर विश्वास दिलाना, एक और इंसान के ऊपर विश्वास दिलाना और ये एक विश्वास दिलाना कि हम भी अपने पैरों पे खड़े होके जी सकते हैं, समाज पे हम भी गर्व से अपना सर ऊँचा करके चल सकते हैं। तो वो एक बहुत ही
बहुत ही पेचीदा काम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है और उसके लिए सालों लग जाते हैं कई बार। 1 दिन, 2 दिन, कितना दिन लगता है हम कह नहीं सकते हैं। कुछ लोग 1 साल में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 8-9 साल लगा लेते हैं, लेकिन दुनिया के एशिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र हम लोग चलाते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं भी कोई भी टाइम पे आप आएँ तो करीबन 400 से 500 विक्टिम्स होंगे एक टाइम पे, तो काफ़ी बड़ा ये है। उसके पुनरावास के साथ हमारा जो चौथा एक्टिविटी जो हम करते हैं वो है रीइंटीग्रेशन। रीइंटीग्रेशन यानी एक होम चलाना नहीं होता है एक लड़की की ज़िंदगी के लिए। वापस उसे समाज में जाना चाहिए, उसे वापस समाज में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। तो सोशल रीइंटीग्रेशन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले जैसे हम हमारे शेल्टर में जैसे ही लड़की आती है, उस टाइम से हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि वापस तुम समाज में कैसे वापस जाओगे। तो वो एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हो सकता है, जो भी हो सकता है, जिस तरह से कि लड़की को अपने पैरों के ऊपर खड़ा। आज हमारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वेल्डर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, राइटर्स हैं। अ, सुनीता जी, आपकी 25,000 आवाज में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद कुछ ऑनलाइन अब ठीक है? कनेक्शन भी हाँ, अभी थोड़ा, नहीं, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, नेट प्रॉब्लम नहीं, मेरे यहाँ से तो ठीक दिख रहा है, आ रहा है। ठीक मेरे यहाँ तो ठीक दिख रहा है। ठीक आ रहा है क्या? अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक है, आवाज बेटर है। हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। हाँ। ओके। तो आज हमारे बच्चे लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड हम्म, अकाउंटेंट्स हैं, वेल्डर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, बुक बाइंडर्स हैं। 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को हमने बाहर निकाला है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अ, पूरे 25,000 पुनर्वासित हुए हैं। ऐसे भी हैं अ, एक एक 2,000 लड़कियाँ जो मैं कहूँगी शायद उसी रास्ते से वापस चली गई हों, क्योंकि उनके ओ, बारे में मेरे को कोई ऐसे भी हैं। तो हम लोग 100% सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन दुनिया में अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह के देखा जाए तो हम लोग शायद उच्चतम कोटि में होंगे कि हम लोग सबसे अच्छा पुनर्वास योजना करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि वो मेरा अ, हम लोग 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि एक भी लड़की जब पुनर्वास नहीं होती है तो बहुत हमको बहुत ज़्यादा हमको खटकता है। एक ज़माना था जब हमने शुरू किया था कि बस लड़कियों को हम बाहर निकालेंगे तो 8 लड़कियाँ वापस जाती हैं। आज एक ज़माना है जब हम 10 लड़कियों को निकालते हैं, तो 8 लड़कियाँ पुनर्वासित होती हैं और 2 लड़कियाँ जाती हैं, लेकिन वो 2 लड़कियाँ हमको खटकती हैं। तो पुनर्वासन का एक जो जो इन सोशल रीइंटीग्रेशन का जो पहिया है, वो एक अजीब तरह का चक्कर है। तो सोशल रीइंटीग्रेशन में काफ़ी हज़ारों लड़कियों की शादियाँ भी कराई हैं हम लोगों ने। उनके उनके इंटरेस्ट पर लड़की अगर कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो हम उनके लिए लड़के ढूँढते हैं, या वो खुद लड़कियाँ लड़के ढूँढ के लाती हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम रहता है। और 5वां जो हमारा क्षेत्र है जो काम का है वो है एडवोकेसी, यानी देश के पॉलिसीज़ को, देश के कानून को बदलना। हम देश के काफ़ी सारे पॉलिसीज़ में बदलाव ला चुके हैं। अभी पिछले 17 साल से एक नए कानून के लिए लड़ रहे हैं। 15 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट में काटे और 2015 को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डायरेक्शन आया कि भारत सरकार को एक नया कानून बनाना पड़ेगा मानव मानव दुर्व्यवहार के लिए। हमारे देश से वो कानून अभी बन रहा है। शायद अगले पार्लियामेंट सेशन में हमारा बिल प्लेस होगा। इस सेशन में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अगले सेशन में हम इसी साल उम्मीद करते हैं कि ये नया कानून आएगा, लेकिन करीबन 20 साल से पापड़ बेल रहे हैं एक नए कानून लाने के लिए। मानव दुर्व्यापार को एक संगठित रूप से इस अपराध को टारगेट करने का अभी तक ये कानून देश में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप में से अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं और
ओपिनियन मेकर्स हैं, आप लोग अपने-अपने आज जो आप सुन रहे हो ये बातों को, आप लोग इसका प्रचार करें और ट्विटर को यूज़ करें, फेसबुक को यूज़ करें और इस चीज़ को और लोगों तक पहुँचाएँ जिससे कि भारत सरकार समझे कि ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अ, एवरी एवरी लाइफ लॉस्ट, हर लड़की जो इसमें अ, जिसकी बलि दे रहे हैं हम, बहुत बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए और किसी किसी इंसान का की बलि नहीं होनी चाहिए इस तरह के दुर्व्यापार में। और उसके लिए हम सब लोगों का दायित्व है। केवल मेरे जैसे एक समाज सेवा से जुड़ी हुई एक्टिविस्ट ही नहीं, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि इस मुहिम से जुड़ें और अपने-अपने तरीके से जुड़ें, अपने-अपने तरीके से करें। आप राइटर हैं तो लिखें इसके बाद, आप पोएट हैं तो कविताएँ लिखें, आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं तो सोशल मीडिया का प्रयोग करें। लेकिन बोलें इसके बारे में, जो मौन है इसको तोड़ें और एक ऐसा एक एक देश बनाएँ जो टॉलरेंट नहीं है इस तरह के अपराध के लिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत टॉलरेंट हो जाते हैं। बच्ची का बलात्कार होता है, हम बहुत टॉलरेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, हो गया, हाय! क्या हो रहा हमारे देश का हाल। हम लोग करप्शन देखते हैं, उसको भी हम लोग टॉलरेट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे फालतू चीज़ों के लिए हम बहुत इनटॉलरेंट हैं। किसी का झंडा यहाँ से यहाँ लगा लिया, बहुत चले गए सबको मार काटने के लिए। नाम, मज़हब, ज़मीन तक के लिए हम चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए। लेकिन हमारे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है दिन पर दिन विश्यालयों में, हमारा कॉन्शियस हिलता नहीं है, हमारी अंतरात्मा हमको झंझोड़ती नहीं है। आज हमें ऐसा एक देश चाहिए जिसकी अंतरात्मा झंझोड़े, कहें कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे भई किसी इंसान की बिक्री, हम टॉलरेट नहीं करेंगे किसी इंसान का बलात्कार, टॉलरेट नहीं करेंगे किसी का यौन शोषण। तो उसको बनाने के लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं, कोई दूसरे प्लैनेट से तो कोई आने वाला है नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। हम ही इस समस्या के कर्ता-धर्ता हैं और हम ही इस समस्या को बाहर हम ही इस समस्या को ब्रेक भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो अ, हमें आज सोचना पड़ेगा कि क्या हम सॉल्यूशन बनना चाहते हैं या प्रॉब्लम बनना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं यही सोच रही थी, मैं ना प्रज्वला की वेबसाइट पे भी गई थी, तो वहाँ पर एक तो ये है कि डोनेशन का है और एक ये है कि अगर आप बियॉन्ड डोनेशन भी मदद करना चाहते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन थे, एक डायरेक्ट और एक डिस्टेंसिंग। तो कोई अगर प्रज्वला के थ्रू काम करना चाहता है, तो उसके क्या ऑप्शंस हैं? या तो हम वेबसाइट को ही करें या आप थोड़ा-सा अगर कुछ बेसिक बता सकें तो? निवेदिता, एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रज्वला एक संस्था नहीं है, जी, प्रज्वला एक आशय है, एक 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 फिलॉसफी है। तो आपको प्रज्वला के साथ जुड़ने के लिए प्रज्वला के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रज्वला अच्छा, संस्था के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हाँ, आपने सोच लिया कि आपने मानव दुर्व्यापार बंद करने के लिए अपना साथ देना है, आप प्रज्वला हो चुके हो। तो अच्छा, यू आर प्रज्वला द मोमेंट यू डिसाइड यू आर इंटॉलरेंट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो और वो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए प्रज्वला एक संस्था को आप सबकी ज़रूरत है, डेफिनिटली। अब वो डोनेशन के थ्रू हो सकता है, वॉलंटियरशिप के थ्रू हो सकता है, डेफिनिटली ज़रूरत है। लेकिन प्रज्वला जो आशियाना है, प्रज्वला जो सोच है, उसकी ज़रूरत इस देश को है, कर संस्था को ही नहीं। और वो ज़रूरत संस्था की ज़रूरत से बड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरत को सीमित कर सकती हूँ ये कह के कि भैया आप सब मेरे को डोनेशन दे दो भई, मेरा काम बढ़ते रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब काम करो, जहाँ-जहाँ बैठे हो, और ऐसे काम करो कि प्रज्वला जैसी संस्थाएँ बने ही ना। क्या हमें बात अपनी दुकान बंद करने के लिए आप साथ दो ना हमारा, क्या और बात चलाने के लिए मत करो। तो आप तभी हम वो कर सकते हैं जब आप सब अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और वो
जैसे ही आप बुलंद करेंगे, आप भी प्रज्वला हो जाते हो। तो प्रज्वला से जुड़ने का एक ही राज है कि आप मानव दुर्व्यवहार के खिलाफ बात करना शुरू करें। बात करना। और उसके लिए आपको क्या जरूरत है, आप हमें हमारे वेबसाइट से लिख दें www.prajwalaindia.com। आपको कोई मटेरियल चाहिए, आपको कोई बात करने का सब्जेक्ट चाहिए, आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट इतना है, सब लोगों ने लिखा है, तो इसके बारे में संस्थाएं को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने अपने इलाकों में इस तरह की अगर संस्थाएं हैं तो उनको सपोर्ट करें। सबसे पहले तो हैदराबाद में मैं बैठी हूँ भाई, मेरे को लास्ट आना चाहिए आपका, आप हैदराबाद में हो तो आप हैदराबाद में मेरे को दे दो। लेकिन दिल्ली में कौन ऐसी संस्थाएं हैं, या जो जहां पे भी है, जहां से भी आप देख रहे हो इस इंटरव्यू को, जहां पे भी है, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फाइट है, ये जो वॉर है, हम जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, बहुत कई बार बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं समाज हमसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। और जो हम अकेलापन महसूस करते हैं वो शायद मेरे हर कोलीग जो देश भर में काम कर रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे। तो हमारा दायित्व एज अ कलेक्टिवली, सामाजिक रूप से हमारा दायित्व बनता है कि आपके इलाकों में अगर कोई इस तरह की संस्था काम कर रही है तो आप उनको अपना पूरा सपोर्ट, या तो आर्थिक रूप से, या सॉलिडेरिटी के रूप से, जब उनके ऊपर वार होते हैं, जब उनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, हर तरह के पत्थर मारे जाते हैं। कई बार हम लोगों के ऊपर जो जिस तरह के वार होते हैं उसका आप आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब ये कोई माफिया आके अटैक नहीं कर रहा है, हम लोगों के ऊपर गलत गलत पेपरों में छाप दिए जाएंगे शायद। कई बार हमारे ऊपर ऐसा पेपर में आ जाएगा कि भाई सुनीता कृष्णन ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, या सुनीता कृष्णन ने किसी का किडनैप कर दिया। ऐसे मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे लोग मेरे कोलिग्स के साथ होता है। तो हमारे जो सामाजिक सोच क्या है, पेपर में आ गया, छप गया, चलो चलो सब ये ऐसे, पूरे एनजीओ वाले सब ऐसे ही हैं, ये सब खराब है, सब ये है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, जाके पता लगाइए सच्चाई क्या है। और अगर सच्चाई ये है कि वो लोगों ने कोई गलती नहीं किया है तो उनका साथ दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ही मार खा के जाके लड़की को बाहर निकाल के आ रहे हैं, हम ही मार खा रहे हैं लड़की से अंदर, हम ही मार खा रहे हैं माफिया से बाहर, और हम ही मार खा रहे हैं समाज से भी। और कई बार ऐसे भी होता है कि कई इस तरह का एक मानव दुर्व्यापार चल रहा है, तो इसको सपोर्ट करने वाले लोग हर जगह बैठे हुए हैं। तो कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस वालों के अंदर भी हो जाते हैं एक दो लोग जो इसमें मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो अब किसी उस तरह के लोगों के ऊपर लगा दिया हम लोगों ने, तो फिर वो लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं भाई, दुश्मनियां निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हर तरह के केसेस लग रहे हैं, इनकम टैक्स रेड लग रहे हैं। तो इस तरह के कई हालात होते हैं, और इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जब पढ़ते हो किसी की चीज के बारे में, फेसबुक में या सोशल मीडिया में किसी संस्थाओं के बारे में, पहले अपने आप जाके पता लगा लें कि वो क्या कर रहे हैं, और सच में विलन है क्या। सच में विलन है तो पिटाई करें, बिल्कुल 100% पिटाई करें। लेकिन अगर विलन नहीं है, सही में अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने प्रादेशिक रूप के संस्थाओं को सपोर्ट करें। और उन सबको सपोर्ट करने के बाद भी आपके पास बहुत सारा पैसा बचा है तो कृपया प्रज्वला की संस्था हैदराबाद को भी भेज दें, मैं बहुत ही खुशी से ले लूंगी। 400 से ज्यादा बच्चे हैं मेरे, उनको खिलाने पिलाने का, उनका पूरा दायित्व, उनके कपड़े का, अपने रहन सहन का, उनके मेडिकल बिल का, और 50% से ज्यादा वो HIV एड्स से ग्रस्त हैं, तो उनके हॉस्पिटल बिल्स का सब पैसा लगता है भाई, 3 टाइम का खाना देना, कपड़े। तो हम तो भिखारी हैं, देश भर से भीख मांगते हैं, दुनिया भर से मांगते हैं, और तब तक मांगते रहेंगे जब तक समाज ये नहीं सोचेगा कि हमारा दायित्व है कि कोई समाज सेवा करने वाला बंदा आके हमारे सामने भीख ना मांगे। हमें हमारा दायित्व है कि हम उन तक पहुंचाएं हमसे मांगने से पहले। तब तक तो हम जैसे लोग भीख मांगते ही रहेंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपने लोकल एरिया से शुरू करें,
बहुत अच्छा। और मैं आप सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि सुनीता जी वायरल फीवर हो रखा है इन्हें 3 दिन से, आज भी इनकी हालत बहुत खराब है। फिर भी इन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार करा और आई हैं, और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट और रह गए, मैं मतलब मेरे को एक्चुअली 7:45 पे खत्म करना था, बट दो दो सवाल हैं छोटे-छोटे। एक तो टेड टॉक में मेरे को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी थी कि जो आपने बोला था कि एक तो होता है रेप, वहां पे बच्चा पहले ही हो गया उसके साथ हादसा। दूसरा हादसा समाज उसके साथ करता है जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। मुझे ये इतना अच्छा लगा था ये जो आपने बोला था। थोड़ा सा इसके बारे में मतलब क्या रहता है कि उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलती सोसाइटी। निवेदिता, इसमें मतलब आप अपने बारे में सोचो ना, बस अपने अपने फैमिलीज के बारे में सोचो। हम अपने बच्चों जी। को कैसे बड़ा करते हैं, हम अपनी बेटियों को कैसे बड़ा करते हैं, हम अपने बेटों को कैसे बड़ा करते हैं। हम बेटियों को डर डर के जीना सिखाते हैं। हम अपनी बेटियों को बोलते हैं 6 बजे के अंदर आ जाओ वापस। हम अपनी बेटियों हाँ। को बोलते हैं कपड़े पूरे पहन के रखना, ठीक है, कुछ नहीं हाँ। दिखाना। हम अपने बेटों को क्या सिखाते हैं? हम क्या अपने बिल्कुल। बेटों को सिखाते हैं 6 बजे के बाद वापस आए? हम अपने क्या बेटों को सिखाते हैं? अगर एक लड़की कोई लड़के के साथ बात कर रही है तो वो तो भाई हो गई, उसका तो मॉरल हाँ, खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया। और लड़का अगर 4 लड़कियों के साथ बात करता है तो वो बड़ा मर्द है भाई, ये शाना है, देखो कितना स्मार्ट है। तो हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग अपनी सोच से उस तरह का एक सोशलाइजेशन करते हैं। उसी तरह की हमारी फिल्में बनती है ना। हमारी फिल्में बिल्कुल। भी तो ऐसे ही बनती हैं कि भाई लड़का भाग रहा है, लड़की की मतलब आज की तारीख में उसे कहा जाएगा स्टॉकिंग। हाँ, हम्म, कि भाई बाइक में आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, वो ना ना कहती है, फिर वो हाँ हाँ कहती है। तो एक हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है माहौल। जहां पर, और वो माहौल क्रिएट कौन कर रहा है? हम और आप क्रिएट कर रहे हैं। बाहर बिल्कुल। वाला नहीं कर रहा है। कि हम अपने एक- घरों से, अपने फैमिली से शुरू करते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि लड़का कुछ भी करे, वो मर्द है, वो सही है। और लड़की कुछ भी उसके साथ हो जाए, उसके अंदर एक दाग भी लग जाए, तो वो दाग कभी मिटेगा नहीं। और उसको हम उस तरह से विक्टिमाइज करते हैं। ऐसे ऐसे प्रोवर्ब्स लगाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कहावतें लाते हैं जहाँ कहते हैं कि भाई अगर क्या बोलते हैं, कांटा पत्ते पे गिरा या पत्ता कांटे पे गिरा, पत्ते को ही नष्ट। ठीक है। तो बिल्कुल। इस तरह का बिल्कुल। जब हम लोग सोच जो करते हैं, सबसे हाँ। पहले हमने वो सोच को बदलना है। क्योंकि वहां पर हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग शुरू करते हैं। हमारे साथ निर्भया कांड हुआ दिल्ली में। जी। लोगों ने क्या बातें की कि लड़की क्यों गई थी अपने फ्रेंड के साथ बाहर शाम को, नहीं हम्म। जाना चाहिए था उसको। जी। फिर सोचा जाता है कि क्या कपड़े पहने उसने। हम्म। यू नो, अब 3 साल की बच्ची ने क्या कपड़े पहने होंगे? 3 साल की बिल्कुल। बच्ची ने क्या किया होगा जिसकी वजह से इस वैशी की नजर पड़ी है? वैशी की हम्म, नजर इसीलिए पड़ी है क्योंकि हम हम्म, और आप इस चीज के बारे में चुप रहते हैं और मौन रहते हैं। हमारे फैमिलीज के अंदर यौन शोषण होता है। भाई, बिल- चाचा, मामा, हम जो औरतें यहाँ बैठी हैं, आप मुझे एक औरत बता दो यहाँ पे जिनके साथ कोई ना किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ है, जिसने या तो बस में जाते हुए या किसी फैमिली फंक्शन में जाते हुए या कहीं पे भी किसी किसी मर्द ने उसके साथ गलत तरह से बात किया है या गलत तरह से छुआ है। हम लोग क्या करेंगे? अरे यार, फैमिली का मान रखना बहुत जरूरी है, भाई आप मत मुंह मत खोलना, बताना नहीं। फैमिली का हम्म, पूरा मान खराब हो जाएगा, पूरा हमारा मान नष्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसमें आप क्या कर क्या रहे हो? आप बढ़ावा दे रहे हो उस परपेट्रेटर को। हम्म, उस परपेट्रेटर को आप एक एक नया हौसला दे रहे हो, हौसला बुलंदी कर रहे हो, ये कह के कि आप कुछ भी करोगे हम तो चुप रहेंगे भाई। ठीक हम है, तो चुपचाप। हम लड़की को ही पिटेंगे भाई। हम हम्म, लड़की को ही बोलेंगे भाई रात को मत जाना। अभी भी देखिए, कुछ भी होता है, कहीं पे भी होता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि लड़की बाहर गई क्यों? तो सही। ये विक्टिम ब्लेमिंग से शुरू होता है सामाजिक सोच, और जब तक हम वो खत्म नहीं करेंगे, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, अगर औरतों के ऊपर हिंसा, स्पेशली यौन शोषण अगर बंद होना है, तो वो लड़कियों को ताइक्वांडो और कराटे सिखा के नहीं, अपने मर्द बच्चों की नजर को चेंज करना। आप और अपने अपने लड़कों को सही वैल्यूज दें, सही मूल्य दें, और उनको हम्म, सही तरह के
वैल्यूज सिखाएं छोटे से। ये मत सिखाएं कि पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज, ये मत सिखाएं, ठीक है। लड़की भी गन से खेल सकती है और लड़का भी डॉल से खेल सकता है। पहले से ही आप अपने बच्चों की परवरिश सही करें, स्पेशली अपने लड़कों की परवरिश सही करें, जिससे कि किसी लड़के की नियत में, इसकी नजर में कोई खोट ना आए। लड़की अगर नंगी भी चले, कोई एक कपड़ा भी ना पहन के चले, उसकी नजर में खोट नहीं आनी चाहिए। उस तरह से हम अपने लड़कों बिल्कुल को सही बोला तैयार करेंगे, एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज बनेगा। बहुत अच्छा बोला आपने। और हम पूरे अनुगुंज की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आई, और आपने मतलब इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप आई और पूरा बैठ करके आपने हमको बहुत अच्छी तरीके से काफी चीजें बताई। और मैं सब श्रोताओं को भी बोलती हूँ कि ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, ये एक ऐसी आधारशिला थी कि जिसके आगे हम लोग कुछ सोचना शुरू करें, कुछ काम अपनी तरफ से भी करना शुरू करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और थैंक यू सब श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू निवेदिता, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत महीनों से आप मेरे पीछे पड़ी हैं इस इंटरव्यू के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे लोग इन आवाज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़े क्योंकि टाइम चला जाएगा, तो हम आपको ज्यादा सुनना चाहते थे। हम बाद में पढ़ लेंगे कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन